दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल तक हम अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को छुपाते थे, आज हम मौत के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। कल तक हमें बताना पड़ता था कि अर्थव्यवस्था चकाचौंध में डूबी हुई है, आज की परिस्थिति में हमें छुपाना पड़ रहा है कि इस देश के भीतर में दवाई, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, हर जगह कतार लगी हुई है। चाहे दवाई चाहिए, चाहे अस्पताल के बेड की जरूरत है, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत है, या फिर शमशान में जलते हुए शवों को गिनना शुरू कर देंगे तो शायद सरकार के आंकड़ों के वह पार निकल जाएगा। हर चीज इस देश में छुपाकर परोसी जा रही है और इस परिस्थिति के भीतर में शब्द बेअसर हो चले हैं। इस देश के भीतर के संस्थान अपनी साख को खत्म कर चुके हैं। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताओं की अपनी जमीन खोखली हो चली है। इस देश के भीतर में कमोवेश हर क्षेत्र के भीतर की जो परिस्थिति है वो डराने वाली है। सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है, इस अंधेरी अवस्था के बीच में क्या किसी के पास कोई रोशनी बची है जिससे उम्मीद यह देश लगा सके, या फिर किसी की साख ना बचे एक ऐसी परिस्थिति को लगातार खड़ा कर दिया गया है। और परत दर परत अगर परिस्थितियों का आकलन कीजिएगा तो चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे इस देश के भीतर में अदालतें हों, चाहे इस देश की बैंकिंग सर्विस हो, चाहे इस देश के भीतर में चुनाव आयोग हो या फिर मीडिया ही क्यों ना हो, चाहे इस देश के भीतर में कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, आपको नजर नहीं आएगा कि किसी की साख इस रूप में बची हो जहां पर उसकी तरफ उम्मीद और आस लगाकर देखा जा सके, हां यह वो शख्स है या इसके पास वह सिस्टम है जिसके जरिए इस देश में कोई उम्मीद जगाई जा सकती है। किसी भी क्षेत्र को लेकर अगर ऐसी परिस्थितियां इस देश के साथ लगातार घटित हो रही है और सवाल बढ़ते बढ़ते लोगों की मौतों की संख्या पर आकर टिक गया है, लोगों को मिलने वाले ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठने लगे हैं, इस देश के भीतर में अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठने लगे हैं, सत्ता के जरिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम थे वह सभी अगर झूठे साबित हो रहे हैं तो फिर आपके पास क्या बचा है? और अगर कुछ भी नहीं बचा है तो आज इस सिलसिले को कहां से शुरू करें? यह सवाल इसलिए है क्योंकि दुनिया के 17 देशों के सामने हमने झोली फैलाई है। यह कहकर दुनिया भी मदद करने पर अब बेबस भी है और उसके सामने एक मुश्किल हालात भी है, क्योंकि जिस महामारी से भारत दो दो हाथ कर रहा है, दुनिया इस बात को लेकर चिंतित भी है। अगर यहां की परिस्थितियों से बात आगे निकली तो फिर कौन कौन से देश इसकी चपेट में आएंगे और क्या वाकई भारत दुनिया के सामने कल तक सबसे बड़ा बाजार होगा, लेकिन आज की तारीख में यह महामारी का एक ऐसा बाजार है जहां पर जिसे जितनी जिस रूप में जो भी चीजें खपानी है वो खपा सकता है। शायद इसीलिए भारत में ब्लैक मार्केटियर भी है, शायद इसीलिए भारत के भीतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी खरीद फरोख्त के लिए अलग अलग तरीके से राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक संस्थान हो या फिर इस देश के भीतर में राहत ना दे पाने का एक सिस्टम हो, सब कुछ फेल क्यों लगने लगा है? हमें लगता है बात आज उन शब्दों से शुरू की जाए जो बेअसर हो चले हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि इस देश में किसी राज्य का जज इस देश के चुनाव आयोग को मर्डरर कह दे और कहे कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि इसने लोगों की जान चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं हथेली पर रखकर उन्हें एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जहां उनको मौत आएगी ही। सामान्य स्थिति में ऐसे शब्द चुनाव आयोग को खत्म कर देते हैं, लेकिन इस शब्दों का असर की उम्र सिर्फ 24 घंटे रही। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने जब इस बात का जिक्र किया, कोई भी अगर ऑक्सीजन टैंक को लूटता है उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, इसकी उम्र चंद घंटों तक रही। इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर
यहां तक कहना पड़ा कि दरअसल जब आप अस्पताल में मरीजों को दाखिल कराते हैं तो आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट उसके पास है या नहीं, यह नहीं देखिए, यह देखिए कि इलाज कैसे हो। लेकिन बावजूद इसकी उम्र भी चंद मिनटों में रही। यानी शब्द बेमानी हो गए। और यहां से उसके आगे की परिस्थिति शुरू होती है। जब शब्द बेमानी हो जाएं, तब संस्थानों की गरिमा खत्म हो जाती है। और संस्थानों की गरिमा अगर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और सिस्टम अगर कोलैप्स कर गया है तो उस सिस्टम को दोबारा कैसे डेवलप किया जाए, इसकी समझ इस देश के भीतर में या तो किसी के पास नहीं, या पूरा सिस्टम इसलिए काम कर रहा है कि ऐसी स्थिति आए ही नहीं कि कोई किसी की तरफ उम्मीद और आस से देख सके। हमें लगता है जब हम आज इस बात की शुरुआत कर रहे हैं तो जब अर्थव्यवस्था के आंकड़े छुपाए जाते थे तब किसी ने यह महसूस किया नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस देश के भीतर में मौत के आंकड़े छुपाए जाने लगे होंगे। इस देश के भीतर में महामारी को लेकर जो भी विजन 1 बरस पहले था, 1 बरस बाद वो बदल जाएगा। यह कैसा नजरिया है, और इसके लिए बहुत दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। याद कीजिए 21 मार्च 2020 कर्नाटक में पहली मौत हुई थी कोविड से, और 21 मार्च के बाद अगस्त 2020 तक मौत का आंकड़ा इस देश में 50,000 पहुंच गया। इस बीच में मार्च से अगस्त तक के बीच में क्या कुछ इस देश ने नहीं देखा। प्रवासी मजदूरों के दर्द को देखा, लॉकडाउन को देखा, भूखमरी को देखा, रोजगार छीनते हुए देखा, राजनीतिक सत्ता द्वारा बजाई गई ताली भी देखा, शंख का बजना भी सुना, रोशनी भी की गई और इस देश के हवाई जहाजों के जरिए फूल भी बरसाए गए। सब कुछ देखा जब यह आंकड़ा 50,000 तक मौत का पहुंचा था। सही आंकड़ा था, कुछ नहीं छुपाया गया। लेकिन उस अगस्त के बाद 3 महीने, 2.5 महीने के भीतर में अक्टूबर आते आते मौत का आंकड़ा भारत में 1 लाख तक हो गया। यानी 21 मार्च से शुरू होकर अक्टूबर तक 1 लाख लोग भारत में मर चुके थे। उसके बाद 2021 के जनवरी तक 1.5 लाख की मौत का आंकड़ा आ गया, और आज की तारीख में यह 3 लाख से ज्यादा पार कर चुका है। हर दिन अप्रैल की शुरुआत में 2000 लोगों की मौत एवरेज चल रही थी, तो आज की तारीख में बीते 72 घंटों में मौत की संख्या लगभग यह 3000 को पार कर गई है। 3000 लोगों की मौत आज बीते 24 घंटों में 3293 मौत हुई है। उस वक्त जो परिस्थितियां थी साल भर पहले, आज जो परिस्थितियां हैं, दोनों में एक बेसिक अंतर क्या है। उस समय आंकड़े बताए जा रहे थे, क्योंकि उन बताए गए आंकड़ों के जरिए दुनिया की दृष्टि भारत कैसे महामारी से जूझ रहा है, वर्ल्ड बैंक खड़ा था, IMF खड़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक खड़ा था, यूनाइटेड नेशन खड़ा था, WHO खड़ा था, हर कोई मदद देने के लिए तैयार था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई कि जब हम मौत के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 2000 लोगों की मौत हो गई, अप्रैल की शुरुआत से होनी शुरू हुई, आज की तारीख में यह 3293 पहुंच गया है, तो इस देश के भीतर में जितने भी शमशान घाट हैं, जितने भी कब्रिस्तान हैं, जहां जहां पर जो भी आपको लगता है कि यहां पर मरने के बाद उस स्थान पर ले जाया जाता है, उनकी संख्या इस देश के भीतर में जितनी है, और वहां पर सामान्य दिनों में जो मौत होती है, कभी मौत कतारों में नहीं लग जाती है कि शव दर शव कतार में लगे हों। 24 घंटे काम कर रहे शमशान घाट और कब्रिस्तान के भीतर जो मजदूर हैं वो थके हुए हैं, रो रहे हैं। जिस तरह की मौत उम्र दर उम्र वह देख पा रहे हैं। बच्चों की मौत भी हुई है, युवाओं की मौत भी हुई है, बुजुर्गों की मौत भी हुई है, लेकिन उनकी तादाद जब आंकड़ों की दृष्टि से सामने आती है तो ये आंकड़े पिछले बरस की तुलना में डराते हैं। लेकिन यह आंकड़े मौतों की संख्या अगर कब्रिस्तान में चले जाइएगा, जो तमाम जगहों से जानकारी आ रही है, तो यह डराने वाली भी है, और शायद हैवानियत की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम मौतों को भी छुपा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति तो इस देश ने कभी सोची नहीं होगी, किसी ने नहीं सोची थी। उस इकोनॉमी के वक्त आपने सोची थी कि जब इकोनॉमी छुपाई जाती थी, बेरोजगारी की संख्या छुपा दीजिए, विकास दर छुपा दीजिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो परिस्थिति है उसको छुपा दीजिए। इतना ही नहीं, नोटबंदी जब हुई थी तब भी मौत
किस रूप में कतारों में लगकर हो रही थी, उसको भी छुपाया गया। प्रवासी मजदूरों की मौत कितनी हो गई, इसकी जानकारी भी पार्लियामेंट में छुपाई गई, बताया नहीं गया। और अब शमशान दर शमशान, जिले दर जिले चलते चले जाइए और मोहल्ले दर मोहल्ले की परिस्थिति को देखते चले जाइए, तो आप हैरत में आ जाएंगे कि वाकई अगर उन्हें गिनना शुरू किया जाए और उसका एक रजिस्टर तैयार किया जाए, वो व्हाइट पेपर ऐसा होगा जो इस देश के ब्लैक सिस्टम को उजागर कर देगा। लेकिन इस देश की आंखों में आंसू नहीं है, इस देश की आंखों में गुस्सा भी नहीं है, इस देश के सिस्टम की लचर स्थिति को लेकर कोई आक्रोश भी नहीं है। इस देश की भीतर एक निराशा है, एक बेबसी है, एक त्रासदी भोगने की स्थितियां हैं। तभी तो इस देश के भीतर में, चाहे वो पैसे वालों का साम्राज्य हो, वो गरीबों का साम्राज्य हो, मिडिल क्लास का साम्राज्य हो, अपने अपने तरीके से अपने अपने घर के भीतर हर कोई मर रहा है, लेकिन वह अकेला है। सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इस देश के भीतर में 130 करोड़ की जनसंख्या अकेली है, हर व्यक्ति अकेला है, हर मौत अकेली है। एकजुटता का एहसास कहीं हो नहीं पा रहा है। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमें लगता है कि आज फिर से, कोविड से पहले इस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे छुपाया था, इसे भी जानने की जरूरत है। कोविड के बाद इस देश ने कैसे अपनी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपाया, और कैसे जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं या फिर कुछ संख्या प्राकृतिक तौर पर कम हो जाती है तो हम ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने चीजें संभाल ली। लेकिन आज तो सब कुछ पारदर्शी है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि हर की आंखों के सामने सारी चीजें मौजूद हैं। वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन दे पाने की स्थिति का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कराइए, पूरा का पूरा जो साइट है वो कोलैप्स कर जाती है। 4 राज्य अपने तौर पर कहते हैं कि 1 तारीख से तो दे ही नहीं पाएंगे, वैक्सीनेशन आया ही नहीं है तो दे कहां से देंगे, दवाई तो चाहिए देने के लिए, कहां है वैक्सीनेशन, उनकी संख्या इतनी तादाद में है। लेकिन फिर भी एक टकराव है, सत्ता कहती है जी नहीं आप गलत कह रहे हैं, करोड़ों की तादाद में हमारे पास है, आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ने भी अपनी साख खो दी, उसकी जमीन पोपली हो गई। क्योंकि आज जब हम जिन बातों का जिक्र आपको सिलसिलेवार तरीके से करना चाहते हैं, जरा ये समझिएगा। हेल्थ सेक्टर पे आए उससे पहले इकोनॉमी को देखिए। इस देश के भीतर में जो पूंजीवादी लोग हैं, उन्होंने इस दौर में सबसे ज्यादा अपने को दिवालिया घोषित किया, और दिवालिया घोषित करने के लिए सरकार का जो कानून है, उस कानून के महत्त जो वित्तीय लेनदारों की कुल भर्ती दावे थे, उसकी दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं 4,95,970 करोड़। जो लिक्विडेशन वैल्यू निकाली गई वह तकरीबन 1,08,637 करोड़, और जो वसूली योग्य थे उसकी जो कीमत आंकी गई वह पता चला 1,97,364 करोड़। अब इसके बाद आइए कैसे चीजें इस देश में कोलैप्स हुई है, एक एक करके देखिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1,703 यूनिट इस देश ने कि अपने ने कहा कि हम दिवालिया हो गए हैं। 205 को सेटल भी किया गया, इसमें भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन बाकी की स्थिति नाजुक है। रियल एस्टेट, रेंटिंग, बिजनेस एक्टिविटी 816 यूनिट इस देश भर की, उन्होंने कहा हम दिवालिया हो गए। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए 439 यूनिटों ने कहा हम दिवालिया हो गए। होलसेल और रिटेल ट्रेड से जुड़े हुए 408 कंपनियों ने अपने तौर पर कहा हम दिवालिया हो गए। होटल और रेस्तरां से जुड़े हुए 95 बड़ी यूनिट्स ने कहा हम दिवालिया हो गए। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी लगभग 200 से ज्यादा यूनिट्स ने कहा हम दिवालिया हो गए, और 427 ऐसी है जो अलग अलग क्षेत्र में है। उसके बावजूद भी अभी भी 1,717 ऐसे मामले फंसे हुए हैं जिनको लेकर ना लिक्विडेशन हो पा रहा है, ना अपील हो पा रही है, ना उन पर सुनवाई हो पा रही, चीजें अटकी पड़ी हैं। यह एक इकोनॉमिक ढांचा है उनका जो कोलैप्स कर गए थे। उसके बाद आइए इस देश के एजुकेशन सेक्टर पे। हम लोग जान रहे हैं इस देश के भीतर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, कॉलेज बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक को लेकर वहां पर वीसीस की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस देश के भीतर में ग्राउंड जीरो पीएमओ है, जहां से इस देश के पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा है।
उस सिस्टम को, जो सिस्टम कहां है, यह खोजने की बात है। शायद इसीलिए जब हम कोर्ट का जिक्र करते हैं, जब हम सीबीआई का जिक्र करते हैं, जब हम आरबीआई का जिक्र करते हैं, जब हम मीडिया का जिक्र करते हैं, जब हम कैबिनेट मिनिस्टर्स का जिक्र करते हैं, जब राज्यों के सीएम का जिक्र करते हैं, तो झटके में यह सवाल निकल कर आता है कि दरअसल यह सब हैं कहां, ये तो है ही नहीं, और हम इन्हें मानकर चल रहे हैं कि इनकी मौजूदगी है। हर एक संस्थान अपनी परिस्थिति को छुपाने की, अदालतें फेल हुई तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को घेरा, इलेक्शन कमीशन फेल हुआ तो उसने अपनी मजबूरी और परिस्थितियों को सामने लेकर रख दिया, आरबीआई फेल हुआ तो उसने इस देश की इकोनॉमी का कच्चा चिट्ठा रख दिया, नीति आयोग फेल होता है तो वो सारा बोझ आरबीआई पर डाल देता है। इस देश के इंस्टीट्यूशंस एक के बाद एक अगर फेल होते चले जा रहे हैं तो फिर वह बोझ संसद की दिशा में मोड़ दिया जाता है। संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी बरत लेती है, और यह सारी परिस्थितियां हमारी आंखों के सामने हैं। क्योंकि अब आइए मेडिकल सेक्टर को लेकर, मेडिकल सेक्टर के भीतर पूरे देश में क्या हो रहा है, अब यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश में जितनी जनसंख्या है, जितनी बड़ी तादाद में पेशेंट्स हैं, मरीजों की तादाद है, जितनी बड़ी संख्या में मरीज ना हो उनको वैक्सीनेशन की जो जरूरत है, जितनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के बाद जो दवाइयों की जरूरत है, इन सब को जब आप मिलाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, हम सिर्फ 12 से 13% को ही सारी चीजें उपलब्ध करा पाने की स्थिति में है, 87% को नहीं कर पाने की स्थिति में है। दिल्ली और मुंबई जैसी जगह में यह संख्या लगभग 42% तक जाती है, बाकी 48% को हम अनुकूल परिस्थिति ला पाने के लिए नहीं है। तब उसके शोर को आप सुन पा रहे हैं। तो अब आप जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए कि क्या हाल है पटना में, क्या हाल है भोपाल में, क्या हाल है लखनऊ में, क्या हाल है रायपुर में, क्या हाल है चंडीगढ़ में। इस देश के अलग अलग सिटीज जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां की परिस्थितियां मेडिकल स्ट्रक्चर को लेकर अगर उसका एक एनालिसिस किया जाए तो 10 लाख लोगों की मौजूदगी में वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 87 लोगों 87 लोगों को ही वह चीज दे पाने की स्थिति में है जहां पर इस महामारी से वो लड़ सके। 10 लाख में 87 लोग, यह स्थिति इस देश के भीतर का एक ऐसा सच है जिसमें आप सिस्टम खोजेंगे, आंकड़े खोजेंगे, आंकड़ों के छुपाने पर उंगली उठाएंगे, ऑक्सीजन है या नहीं है इसको लेकर बहस करेंगे। यह कैसी परिस्थिति है? हमें लगता है कि अब जरूरत है इस देश के भीतर में उन स्थितियों को समझने की जहां पर हम लोग इंस्टीट्यूशन वाइज बात कर सके। क्योंकि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, सिंगापुर, सऊदी अरब, हांगकांग, थाईलैंड, यूएई, ये 17 देश हैं जो भारत को अब मदद करने जा रहे हैं। मदद करने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी है। हम आत्मनिर्भरता का नारा लगा रहे थे, हम 2 महीने पहले ताल ठोक रहे थे कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब हमें लगता है कि अब जरूरत आन पड़ी है कि हम लोग एक एक इंस्टीट्यूशन को परखना शुरू करें। तो हम जब कल आपसे मुलाकात करेंगे तो उसकी शुरुआत उस राजनीति से करेंगे जिस राजनीति ने इस देश को खोखला बनाकर छोड़ दिया है। और कल राजनीति से शुरुआत इसलिए क्योंकि कल टेलीविजन स्क्रीन पर बंगाल, असम और तमाम जगहों के चुनाव के परिणाम क्या होंगे यह रेंगेंगे, लेकिन हम आपको उस आंकड़ों से अवगत कराएंगे। अगर इस देश में यह राजनीति थम जाती तो इस देश के भीतर में कितना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता था और दुनिया के तमाम देशों को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाते। लेकिन नहीं, राजनीति ही हमारे लिए ऑक्सीजन है, राजनीतिक सत्ता ही हमारे लिए एजुकेशन है, और राजनीतिक सत्ता पाना और उसके अनुसार निर्णय लेकर बताना ही सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, आरबीआई है, सब कुछ वही है। तो फिर भारत को लेकर कौन सा गीत गा लीजिएगा आप? जिन्हें नाज है हिंद के वो कहां है, या बुलाओ उन्हें रहबरों को, दिखाओ इस देश का मंजर, क्या कहना चाहेंगे?
कल से हम दिखाना शुरू करेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।